बहुमुखी प्रतिभा के धनी और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले डॉक्टर विवेक पंडित जी ट्रेनर के रूप में लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं। अपनी कार्यकुशलता और बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से उन्होंने ऑथर, कोच और प्रोफेसर के अलग अलग रोल्स में भी अपनी खास पहचान स्थापित की है। डॉक्टर विवेक पंडित जी बिजनेस मैनेजमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में कम्युनिकेशन, इफेक्टिव ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग, लीडरशिप प्रोग्राम्स, इमेज एनहांसमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे ट्रेनिंग टॉपिक्स के एक्सपर्ट भी हैं। मैनेजमेंट में डॉक्टरेट अर्जित कर चुके डॉक्टर विवेक पंडित जी प्रोफेसर के तौर पर जयपुरिया कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, IIPM, महाराणा इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म आदि संस्थानों में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। उन्होंने यूपी एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, टाटा मोटर्स, IRITM, यूपी पुलिस आदि बेनिफिशियरीज के लिए भी अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। फ्रीलांस जर्नलिस्ट और ब्लॉगर का कार्य भी कर रहे डॉक्टर विवेक पंडित जी लगभग 20 से ज़्यादा किताबों के लेखन के लिए भी प्रसिद्ध हैं। ट्रेनिंग और कोचिंग प्रदान कर रही ऑर्गेनाइजेशन कलाइडो सिनर्जी के फाउंडर डॉक्टर विवेक पंडित जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विवेक पंडित है और आपके समक्ष मैं फिर हाज़िर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प प्रेजेंटेशन के साथ। और आज हम लोग फोकस करने जा रहे हैं लीगल इश्यूज़ पे, उन कानूनी बातों पे जो आपके बिज़नेस के लिए, आपके उद्यम के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, जिनको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपके ये डेफिनेटली काम में आएंगी। Every step of the way, these are important issues, legal issues, so you are not on the wrong side of the law. ये presentation ये ensure करेगा कि आपकी awareness, आपकी learning बेहतर हो और आप इन important चीज़ों का ध्यान रखें और अपने business में invest करें। तो सबसे पहले ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि जहाँ हम legal issues की बात कर रहे हैं, आप अपने बिज़नेस में जो भी चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, काफ़ी चीज़ें वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनती हैं। वो दिखती तो नहीं है काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन उनकी वैल्यू बनती है। और ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कैसे उन पे हम कंट्रोल रख सकते हैं, कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि कोई हमारे डिज़ाइन को, कोई हमारे कलर को, कोई हमारी ट्यून को, कोई हमारे प्रोडक्ट को, कोई हमारे प्रोसेस को ना चुराए और गलत इस्तेमाल करे। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आपने क्रिएट की है, आपके बिज़नेस ने क्रिएट की है, वो आपकी है, आपका बिज़नेस उसका ओनर है और कोई दूसरा जना नहीं है। तो कोई इसका गलत फ़ैसला, गलत तरीके से इसको ना इस्तेमाल करे, इसको हम लोग इंश्योर करते हैं। सो इन बातों को ध्यान में हमें रखना है और इसी चीज़ों का जो अलग-अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कौन सी हैं, उनमें क्या हमें ध्यान में रखना है और कैसे उस पे एक्शन लेना है, ये पूरा फ़ोकस इस प्रेज़ेंटेशन का उस पे रहेगा। सो जो आपकी जो एसेट है, अभी देखेंगे हम लोग कौन-कौन किस्म के एसेट्स हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। तो वो उनका पेटेंट करना, उनका ट्रेडमार्क करना, हम डिटेल में अभी बात करेंगे, अभी सिर्फ ये हेडिंग्स हैं आपके लिए। उनका पेटेंट इंश्योर करना, उनका ट्रेडमार्क, जो ब्रांडिंग डिवाइसेस हैं उनका ट्रेडमार्क लेना, या कॉपीराइट इंश्योर करना, या उसके बाद कोई और आपका कोई ट्रेड सीक्रेट है जो कि आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस के लिए यूनिक है, उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उस संपदा को आप कैसे सेफ रखें और लॉ के राइट साइड में रखें, ये पूरा प्रेजेंटेशन उस पे फोकस करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों पेटेंट का। तो पेटेंट कोई भी चीज़ अगर आपने क्रिएट की है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस हो, तो वो उसको रजिस्टर करा लेना विद द राइट अथॉरिटी, ये आपके पास राइट है। साथ-साथ राइट के साथ-साथ ये आप पे लीगली बाइंडिंग भी है क्योंकि वही इंश्योर करता है कि आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो सेफ़ रहे, सिक्योर रहे। तो वो आपका डिज़ाइन हो सकता है, आपने कोई ख़ास डिज़ाइन बनाया है अपने बिज़नेस के लिए, तो आपने उस पे पेटेंट लिया हुआ है,
कोई और उस डिज़ाइन को उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग में उस तरीके से नहीं इस्तेमाल कर सकता है जैसा आपका डिज़ाइन है। सो दोस्तों, तरह-तरह के पेटेंट्स होते हैं जो कि आपके बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, जो आपके प्रोड्यूस से जुड़े हुए हैं। आपने कोई ख़ास तरीके का डिज़ाइन बना हुआ है जो कि आपके प्रोडक्ट का है, या कोई ऐसा सर्विस है जो कि आपने खुद की क्रिएट की हुई है, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मानी जाती है, तो वो आपको इंश्योर करना पड़ता है। जैसे यूटिलिटी पेटेंट है, आपने कोई ऐसी मशीनों का निर्माण किया है, ऐसे कोई पदार्थ हैं जिसको वो एक ख़ास यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि और भी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, तो आप उसका भी पेटेंट ले सकते हैं, क्योंकि वो एक नया इनोवेशन है, नया क्रिएशन है और आपने किया है, आपके बिज़नेस ने किया है, तो आपका उसमें राइट है। कोई आपने ऐसे प्लांट डिज़ाइन किया है जो कि आपका इनोवेशन है, अगेन आपका क्रिएशन है, तो वो उस पे सिर्फ़ आपका राइट है और किसी का नहीं। ये इंश्योर करता है प्लांट वाला पेटेंट। राइट दोस्तों। अगला हम लोग देखते हैं वो ट्रेडमार्क है। तो ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट करता है आपके वर्ड्स को, कोई ख़ास आपने वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, आपके नाम को, आपके सिंबल को, कोई ख़ास साउंड अगर रिलेटेड है आपके बिज़नेस की, आपके प्रोडक्ट के साथ, उसका भी ट्रेडमार्क, कोई कलर्स आप यूज़ कर रहे हैं, कोई ऐसी अलग पहचान वाले गुड्स या सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हैं, ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी माने जाते हैं, जो कि आप उसको रजिस्टर करा के और उसका ट्रेडमार्क क्रिएट कर सकते हैं। तो पर ट्रेडमार्क और पेटेंट में फिर ये सवाल बनता है कि इसमें फ़र्क क्या है? सो ट्रेडमार्क्स अनलाइक पेटेंट्स कैन बी रिन्यूड फॉरएवर एज़ लॉन्ग एज़ दे आर बीइंग यूज्ड इन बिज़नेस। सो ट्रेडमार्क्स को हम बार-बार उसे रिन्यू कर सकते हैं। पेटेंट हम एक बार लेके वो जीवन भर काम आता है, पर ट्रेडमार्क्स को हम बार-बार रिन्यू कर सकते हैं और वो हमेशा के लिए हो सकता है। तो ये उसमें दोनों में डिफरेंस है, पर जितनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ वर्ड्स, नेम्स, सिंबल, साउंड्स और कलर्स, या कुछ ऐसी अलग से ख़ास आपने गुड्स या सर्विसेज क्रिएट किए हैं, उनको आप सारा उसका ट्रेडमार्क ले सकते हैं, ताकि ये कोई चोरी, कोई उसका गलत यूज़ ना कर सके। तो अगर ऐसे कुछ कॉइन्ड मार्क्स हैं, कुछ गढ़े हुए निशान हैं, वो भी ट्रेडमार्क हो सकते हैं। कुछ ऐसे आर्बिट्ररी मार्क हैं, वो एज़ अ निशान यूज़ किए जाते हैं टू एंश्योर टू गिव द मैसेज टू द पब्लिक कि ये हमने ट्रेडमार्क इसमें लिया हुआ है। अलग-अलग किस्म के ये ट्रेडमार्क्स आपके बिज़नेस को मिलते हैं। कुछ सजेस्टिव मार्क ऐसा हो सकता है जो कि क्लीन, क्लियर, जैसे फेयर एंड लवली स्किन, वाइट प्रोडक्ट्स, तो ये इंश्योर कर रहे हैं एक स्पेसिफिक आपको आपके प्रोडक्ट को एक ख़ास, एक डिस्टिंग्विशिंग फ़ीचर प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ ऐसा डिस्क्रिप्टिव मार्क हो सकता है जो कि आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस को डिफरेंशिएट करता है। तो वो सारी चीज़ें दे ऑल कम अंडर ट्रेडमार्क। जैसे लास्ट वाले में आप देख रहे हैं वो नए किस्म का शू प्लांट है। तो वो एक नए किस्म के नए अंदाज में, नए डिज़ाइन में या नए कलर्स में उसको यूज़ किया हुआ है, तो उसका आपने ट्रेडमार्क ले लिया है, तो वो कोई डिज़ाइन वो कॉपी नहीं कर सकता है, वो आपकी ओनरशिप, आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है। सो आइए दोस्तों, अब हम लोग स्टडी करते हैं, कॉपीराइट पे आते हैं। तो कॉपीराइट हमेशा किसी इनोवेशन के लिए या कोई कमर्शियल या आर्टिस्टिक डिज़ाइन के लिए, या कोई यूनिक नाम आपने क्रिएट किया है, या कोई यूनिक सिंबल क्रिएट किया है, कोई लोगो क्रिएट किया है आपने, या एक ऐसा आपने वेंचर नया शुरू किया है जिसके आज तक किसी ने भी ना सोचा हो, तो वो कोई और ना यूज़ करे, वो आपकी प्रॉपर्टी रहे हमेशा, वो आपका आइडिया है, उस पे कॉपीराइट लिया जाता है। तो वो एक तरीके का एसेट है टू एन organization, and you as an entrepreneur, you are the boss of your organization। तो उसको प्रोटेक्शन देना और उसकी प्रोटेक्शन लेना अंडर द राइट कॉपीराइट एक्ट आपके लिए ज़िम्मेदारी है, ये आपका काम है टू एंश्योर दिस दैट यू अवेल ऑफ इट। तो ये दोस्तों, अगर आप देखिए, सारे ये तरीके हैं अपने
एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इंटेलेक्चुअल एसेट को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए, और साथ साथ जो रेलेवेंट एक्ट के अंडर जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके अंडर उसको रजिस्टर कराना, और जो उसकी फ़ीस है उसकी फ़ीस देना, या जिस पीरियड के लिए आपको वो कॉपीराइट या ट्रेडमार्क मिल रहा है या पेटेंट मिल रहा है उसकी इंश्योर करना, उसकी फ़ीस देना, उसका सर्टिफिकेट रखना। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं अपने एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए, ताकि उसका मिसयूज़ ना हो, कोई और आपके आइडिया को चुराए ना और उसको यूज़ ना करे। इसको हमें इंश्योर करना है। वैसे ही दोस्तों, आपका कोई ट्रेड सीक्रेट हो सकता है, जिस तरीके से आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, या ईटेबल में कौन से कंटेंट्स आप ख़ास डालते हैं। इसके लिए हमेशा एक फ़ेमस एग्ज़ाम्पल रहा है, जैसे कोका कोला बनाने का जो सीक्रेट है, वो एकदम ट्रेड सीक्रेट माना जाता है, और वो प्रोटेक्टेड है। उसको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, उस स्पेसिफ़िक को, उस स्पेसिफ़िक आइडिया को, वो जो तरीका है उसको मैन्युफैक्चर करने का, उसको नहीं वो कोई भी ले सकता है, कोई अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि ये एक स्पेसिफ़िक कंपनी का, एक स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट का एक तरीका है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का। तो ऐसे आपका भी कोई ट्रेड सीक्रेट हो सकता है, जो कि बहुत ही ख़ास हो, डिस्टिंग्विश्ड हो, और उस डेफ़िनेटली उस ट्रेड सीक्रेट को भी आप रजिस्टर करा सकते हैं, बिकॉज़ दैट इज़ आल्सो काउंटेड एज़ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ योर बिज़नेस। राइट दोस्तों? वैसे ही एक और सर्विस आपके लिए अवेलेबल है, एक और प्रोसेस अवेलेबल है, जिसमें आपको लाइसेंस मिलता है टू यूज़ सर्टेन फैसिलिटी, सर्टेन प्रिविलेज। तो वो लाइसेंस फ़ीस देके आप वो सर्विसेज को यूटिलाइज़ करते हैं फॉर योर बिज़नेस। तो ऐसे काफ़ी आपने देखा है कि जैसे टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ अब नया 5G 7G की बात हो रही है, तो उसको यूज़ करने के लिए लाइसेंसेस इशू होते हैं, बिडिंग होती है। तो वो लाइसेंसिंग जब आपको मिल जाती है, तो विच कैन बी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, इस पीरियड के लिए है, या इतने इस एरिया के लिए है, कितने उसकी वॉल्यूम कितनी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू डिफाइन द लाइसेंस अग्रीमेंट्स, लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स। तो वो एक और तरीका है। इसमें आपको मालिकाना हक़ तो नहीं मिलता है, जैसे आपको पेटेंट में मिल जाता है या आपके ट्रेडमार्क में मिल जाता है, क्योंकि ये स्पेसिफाइड पीरियड के लिए आपको वो प्रिविलेज मिला हुआ है। बट डेफिनेटली, लेकिन जिस पीरियड के लिए भी ये आपको सर्विस अवेलेबल है, आप उसको उस पीरियड में तो आप फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में ईंधन स्टेशन जैसे है, या कोई भी और खाद्य की जो फ्रेंचाइज़ है, अगर आपने ली हुई है, आपने उसकी लाइसेंस फ़ी दी है, सो फॉर दैट स्पेसिफाइड पीरियड आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। राइट दोस्तों? अ, वैसे ही दोस्तों, एक प्रोडक्ट जो भी आप बनाते हैं या जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी होती है। सो ये एक जो भारतीय मानक ब्यूरो है, BIS, ये इंश्योर करता है, ये राइट बॉडी इंश्योर करती है कि जो आप प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको आपको बाय लॉ, आपको कानूनी एक अधिकार है, जिसको आपको उल्लंघन नहीं करना है। तो आपको इंश्योर करना है कि आपके प्रोडक्ट की सेफ्टी रहे उसको यूज़ करने में, और साथ साथ जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो हार्मफुल ना हो आपके कस्टमर्स के लिए। आपको ये भी इंश्योर करना है। तो BIS जो कंपनी है वो इंश्योर करती है कि ये आपको ख़ास स्पेसिफिकेशंस फॉलो करनी है। अगर आप नोटिस करें कि जो फूड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें हर कंपनी को क्लियरली बताना, मेंशन करना पड़ता है पैकेट में कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। उनको डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये वेज है या नॉन वेज है, इसमें प्रोटीन के कंटेंट कितना है। सो लाइकवाइज वहाँ क्लियर मैसेज दिया हुआ है कि
ये सारे एक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। ये प्लास्टिक का टॉय है जो कि ये स्टैंडर्ड इंश्योर करता है कि इसमें ऐसे कोई टॉक्सिक कलर्स नहीं यूज़ किए हैं, इसमें ऑर्गेनिक कलर्स यूज़ किए हुए हैं। ऐसे काफ़ी आपने प्रोडक्ट पे देखा होगा, ख़ासकर बच्चों के लिए होते हैं, ताकि वो सेफ्टी उस प्रोडक्ट की बनी रहे, उस सर्विस की सेफ्टी बनी रहे और आपको आपके कस्टमर्स को इससे कोई तकलीफ़ ना हो। तो आपको ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि आप स्पेसिफ़िक स्टैंडर्ड्स को फ़ॉलो करें, ताकि उसकी वजह से, उसकी में कोई कमी की वजह से आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। सो जैसे रोपवे रोपवे की सर्विस है, तो अब आपको इंश्योर करना है कि रोपवे जब लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें देयर आर सर्टेन स्पेसिफिकेशंस, लोग इस तरीके से बैठेंगे, इस स्पीड से वो चलेगा, रेगुलर उसमें मेंटेनेंस होएगी ताकि उसमें कुछ फेलियर ना आए, उसकी वजह से कोई रिस्क आपके कस्टमर्स पे ना जाएं। सो ये प्रोडक्ट सेफ्टी या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी अप्लाई करते हैं, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे। आप जैसे रेलवेज़ भी चलती है तो अपनी ट्रेनों में जब वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि हर पैसेंजर को सेफ़ली वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाएं। उसके लिए उन्होंने मिनिमम चीज़ें बताई हुई हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस कंडीशन में आपको ये इंश्योर करना है कि मिनिमम ये चीज़ें होएं। जो अगर वो चीज़ें नहीं होती हैं, कहीं पे भी लापरवाही होती है, कहीं एक्सीडेंट होता है, सो द ऑर्गेनाइजेशन विल बी रिस्पॉन्सिबल। सो लाइकवाइज आपका भी जो प्रोडक्ट है, आपकी भी जो सर्विस है, आपको इंश्योर करना है कि उसकी इनहेरेंट नेचर की वजह से या उसको यूज़ करते समय या किसी भी वजह से, उसके कलर की वजह से, उसके साउंड की वजह से, उसके मटेरियल से किसी भी प्रकार की हानि आपके कस्टमर को ना हो। और तो उस प्रोडक्ट की सेफ्टी इंश्योर करना ये आपके कानूनन आपकी ज़िम्मेदारी है। सो अगर हम देखें कि ऐसी कौन-कौन सी लायबिलिटी क्लेम्स बन सकते हैं आपके प्रोडक्ट की सेफ्टी ना रखने पे, तो नेग्लिजेंस एक बहुत बड़ा क्लेम बनता है कि आपने सही तरीके से आपने बड़ी लापरवाही से काम किया, या आपने बिज़नेस प्रोसेस को या बिज़नेस प्रोडक्ट को बड़ी लापरवाही से बनाया या यूज़ किया, उस वजह से जो नुकसान होता है, ये लायबिलिटी या ये क्लेम आपके बिज़नेस पे आ सकता है। तो हमें ये इंश्योर करना है कि ऐसा ना हो। उसके लिए हम जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उसको मेंटेन करें, उसको रखें। दोस्तों अभी बहुत ही रिसेंटली कोरोना, हालांकि उसके अभी भी इफ़ेक्ट हैं, पर देखिए जब कोरोना का आउटब्रेक हुआ तो मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए गए थे। पब्लिक में इतनी दूर से आपको इंश्योर करना है कि लोग मास्क पहनेंगे, इतना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। तो वो इंश्योर कर रहे थे कि वो बेसिक उतनी अ, हर जना, हर बिज़नेस फॉलो करे और वो इंश्योर करे कि उसके कस्टमर्स पब्लिक इंटरेस्ट में, उन कस्टमर्स के इंटरेस्ट में और आपके बिज़नेस पे भी वो फॉलो करें, अन्यथा आप पे एक्शन लिया जाएगा, आपके बिज़नेस पे एक्शन लिया जाएगा। सो अगेन यू हैव टू इंश्योर ऐसी कोई लापरवाही ना हो। साथ साथ दोस्तों जब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें वारंटी देते हैं, तो वो उस वारंटी भी एक तरीके से एश्योरेंस होती है कि ये 6 महीने तक, साल भर तक, 2 साल तक ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये जो हमारी सर्विस है, ये रहेगी या बनी रहेगी या इस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगी, मिनिमम इतना आपको ये रिटर्न देगी। सो अगेन उस वारंटी को आपको इंश्योर करना है कि वो वारंटी आप उतनी दे रहे हैं जितनी आप उसको निभा पा रहे हैं या उतनी आपका प्रोडक्ट उसको पूरा कर पा रहा है, राइट। साथ साथ कुछ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भी आ सकती है आपको अगर आपने कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, चाहे वो किसी भी खाद्य पदार्थ हो या एनी अदर प्रोडक्ट। आप दोस्तों अक्सर देखते होंगे कि किसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के कारों में कोई डिफेक्ट हो जाता है तो वो पूरे के पूरे लॉट को वापस लेके उसमें तब्दीलियां करा के या चेंजेस ला के उसको रिपेयर करके, वो उनके ऊपर दायित्व बनता है और वो भी उसी में आ जाता है। वो द कंपनीज हैव टू इंश्योर कि जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो पूरा हो और उसमें कोई अगर डिफेक्टिव एलिमेंट है या पूरा
मोटर ख़राब हो गई है या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उसमें ख़राब हो गया है, कंपनी क्योंकि वारंटी पीरियड में है वो कंपनी इंश्योर करेगी कि वो चेंज करें, तो ये डेफ़िनेटली ये लायबिलिटी बन सकती है। एक और लायबिलिटी दोस्तों होती है मिसरिप्रेजेंटेशन। तो जैसे नाम सजेस्ट करता है कि आपने गलत बयान दिया, आपने गलत बयानी दी है कि ये हमारा प्रोडक्ट ये चीज़ों से बना है या ये कर सकता है, लेकिन यूज़ पे पता चला कि वो ऐसा नहीं है, वो ऐसी क्वालिटी का नहीं है या वो सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, या जो भी कमी है जो आपके डिफरेंस बता रही है कि जो आपने प्रॉमिस किया, जो आपने बयान दिए वो आपके सही नहीं थे, आपने गलत दिया, तब भी आपके ऊपर वो लायबिलिटी आपके बिज़नेस पे वो आ सकती है। तो आपको दोस्तों इंश्योर करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट सेफ्टी को लेके उसको इग्नोरेंस एकदम नहीं करनी चाहिए, और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंडर उसको रजिस्टर होना ज़रूरी है। और ये पहले से ही प्री असेस होएगा आपका प्रोडक्ट कि किन किन रेगुलेशंस के अंडर आता है, और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी बीआईएस ने रेगुलेशंस बनाई हैं उसको वो फॉलो करना पड़ेगा। एक आपको और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल का यूसेज स्पेसिफिक जनों के लिए होना चाहिए, एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए होना चाहिए, वो सबके लिए ओपन नहीं है। तो ये भी एक मिनिमम वहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि आप अल्कोहल स्पेसिफिक एज ग्रुप को आप, या उसके नीचे अगर कोई आता है लेने तो आप उसको नहीं देंगे, उसकी आईडी कार्ड लेंगे। तो ये एक रूल डिफ़ाइन किया हुआ है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो डेफ़िनेटली आप यू हैव गॉन अगेंस्ट द रूल, आपने कानून तोड़ा है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के जो रेगुलेशंस हैं उसको तोड़ा है, तो आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। सो इसको अवॉइड करने के लिए वी हैव टू एंश्योर कि हम अपनी प्रोडक्ट सेफ्टी जो रिक्वायर्ड है अंडर द लॉ, हम उसे फॉलो करें। तो दोस्तों अगली जो स्लाइड बात कर रही है वो बात कर रही है इंश्योरेंस की। ये इस शब्द से आप भली भांति आप इसके बारे में अवेयर हैं। बीमा के बारे में, आप जीवन बीमा, तो जैसे जीवन बीमा भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपके स्टाफ के लिए, आपके बिज़नेस के, आपके प्रोडक्ट्स के लिए ज़रूरी है, आपके मशीनरी के लिए, आपके लैंड के लिए। सो ये अंडर लॉ जब आप अपने एसेट्स को फाइनेंस करते हैं तो बैंक्स भी इंश्योर करेंगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इंश्योर करेंगे कि आपके जो एसेट्स हैं वो इंश्योर्ड रहें, क्योंकि आफ्टर ऑल आपने उन्हें मॉर्टगेज किया हुआ है, उसके अगेंस्ट आपने लोन लिया हुआ है। सो और वो आपके बिज़नेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कोई अगर ऐसी हानि होती है आपके एसेट को, आपके बिज़नेस को, सो इंश्योरेंस है, तो दैट विल टेक केयर ऑफ द लॉसेस दैट यू आर इनकर्ड। तो आपको वो लॉस ना हो, इंश्योरेंस वहाँ पे हेल्प करता है आपको। सो ये मैंडेटेड है अंडर द लॉ कि आपको बीमा लेना है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। वो बेनिफिट आप दे रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए, आपके अगर काम ऐसा है जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है आपके स्टाफ के लिए, आपके वर्कर्स के लिए, तो और भी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि आपके काम करते हुए अगर कोई भी लॉस या तो उसको बीमारी को लेके या कोई और मुसीबत को लेके या उसकी जान के प्रति कोई ख़तरा अगर हो सकता है, तो आपको इंश्योर करना है, आपके बिज़नेस को इंश्योर करना है कि आप उस जने की बीमा कराएं, उसका इंश्योरेंस कराएं। सो लाइकवाइज लाइफ की यहाँ प्रोटेक्शन आपको देनी है और आपको एसेट्स की प्रोटेक्शन देनी है। सो ये मैंडेटेड है, लॉ का रिक्वायरमेंट है। आपके बिज़नेस पे डिपेंड करेगा कि आपकी क्या लायबिलिटी बनती है। जो दोस्तों उसमें जो प्रीमियम देना पड़ता है रेगुलरली, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप रेगुलरली उस प्रीमियम को देते रहें ताकि आपकी पॉलिसी ना लैप्स हो। तो ये बीमा ज़रूरी है आपके बिज़नेस के हेल्थ के लिए, कोई ऐसी अनफॉर्सीन हैपनिंग्स के लिए, तो ये कवर प्रोवाइड करता है, एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। दैट इज़ व्हाट इंश्योरेंस डज़। तो ये अगेन एक लीगल इशू जो कि आपके बिज़नेस के लिए ज़रूरी है
और वो था बीमा का, इंश्योरेंस का, जो कि आपने देखा हुआ है, सुना हुआ है। आई एम श्योर आपके जीवन का भी बीमा होगा। सो एक रिस्क इन्वॉल्व होता है हर जगह, उस रिस्क को हमें कवर करना है, केटर करना है, ताकि हमें नुकसान ना हो। तो आइए इसी कड़ी में और आगे बढ़ते हैं और हम ये समझते हैं कि इंश्योरेंस किन किन सब तरह के होते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी का, और वो प्रॉपर्टी एक किसी भी चीज़, आपकी बिल्डिंग हो सकती है, आपका मशीनरी हो सकती है, आपका ऑफिस हो सकता है। तो उसको कौन कौन सी दिक्कतें फेस हो सकती हैं, ऐसी कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं। आग का रिस्क इन्वॉल्व है उनको, चोरी का आपको रिस्क इन्वॉल्व है, आपको पानी से कोई नुकसान, फ्लडिंग से वजह से अगर आपको नुकसान हो जाता है, उसके अलावा कोई और इंटरप्शन, कुछ राइट्स हो जाएँ अगर, खुदा न खास्ता। तो तरह तरह के जो नेचुरल या मैन मेड जो डिज़ास्टर्स हैं, अगर वो आपको अफेक्ट करते हैं, अर्थक्वेक है। सो लाइकवाइज उस प्रॉपर्टी की सेफ्टी बनाने का एक बहुत आसान तरीका है। कॉस्ट डेफिनेटली इन्वॉल्व है, पर आपको एक सेटिस्फैक्शन देता है, एक साउंड स्लीप देता है कि हमारे एसेट्स सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। भले उसके लिए हमें थोड़ी सी कॉस्ट अदा करनी पड़ रही है बाय वे ऑफ द प्रीमियम। जहाँ प्रॉपर्टी की बात करते हैं दोस्तों, जीवन भी इम्पॉर्टेंट हैं। आपके जो वर्कर्स हैं, आपका स्टाफ हैं, आप खुद एज द ओनर, एज द की डिसीशन मेकर, एज द स्ट्रेटेजिक प्लानर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपका जीवन भी बहुमूल्य है। सो वो पूरी उसकी जो बिज़नेस की जो कंटिन्यूटी को प्रोटेक्ट करता है, एक कॉन्फिडेंस देता है आपके इन्वेस्टर्स को, आपके ट्रेडर्स को, आपके क्रेडिटर्स को, कि यहाँ पे हर चीज़ का कवर है, हर चीज़ हैज़ बीन इंश्योर्ड, कि इसमें ड्यू प्रोसेस फॉलो किया हुआ है, उसकी कॉस्ट अदा हो रही है, उसके प्रीमियम दिए जा रहे हैं। तो ये एक दूसरे किस्म की इंश्योरेंस की चीज़ है जहाँ पे हम लाइफ पे ज़ोर देते हैं। उसी के साथ साथ कोई और ऐसी अनफॉर्सीन सर्कमस्टांस अगर हो जाती है दोस्तों, तो उसमें हम देखते हैं कोई अगर ऐसी कैजुअल्टी हो गई है जो कि बहुत बड़ी नुकसान दे रही है, तो ऐसे स्पेसिफिक अलग से भी बीमा अवेलेबल होते हैं। तो उस केस में कोई एक्सीडेंट अगर होता है, तो उसकी भी कवरेज ये मैंडेटेड है कि आप उसकी भी फोरसी करें कि कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं आपके बिज़नेस में, और कौन कौन सी चीज़ें चाहे लाइफ की हों, चाहे प्रॉपर्टी की हों, वो ऐसी डैमेज हो सकती हैं, और कोई एक्सट्रीम लायबिलिटी ना बन जाए, उसको इंश्योर करना है कि वो आप पूरी कर सकें। सो ये भी एक डिफरेंट किस्म का बीमा है जो कि आपके पास अवेलेबल है आपके बिज़नेस के सेहत के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, उसके कवरेज के लिए, वो भी अवेलेबल है। आपका व्यवसाय जो है वो हमेशा चलता रहे, राइट? आपके व्यवसाय को भी आप इंश्योरेंस में प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसको इंश्योर करा सकते हैं कि उसकी, आपके बिज़नेस की कंटिन्यूटी बनी रहे, और किसी तरह के राइट से या किसी तरीके के फायर से, किसी भी वजह से उसमें कुछ इंटरप्शन ना हो। अगर आप यूजुअली देखते हैं कि अगर क्रिकेट मैच भी ऑर्गेनाइज होता है, तो क्रिकेट मैच भी इंश्योर्ड रहते हैं, कि मान लीजिए वहाँ बारिश अगर हो गई, तो वो जितने सेल प्रोसीड्स हैं, एक तो मैच ही नहीं होएगा, उसके बाद कितना देखिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि हर स्पेक्टेटर चाहेगा जिसने टिकट लिया हुआ है कि उसको रिफ़ंड मिले, राइट? सो ये भी एक रिस्क इन्वॉल्व है, और उस रिस्क को भी कवरेज के लिए पॉलिसीज़ अवेलेबल हैं, इंश्योरेंस अवेलेबल हैं, और वो इंश्योर कर रहा है कि ऐसी स्थिति में आपके बिज़नेस पे इम्पैक्ट ना हो। वो आप निश्चिंत रहें कि एटलीस्ट अगर ये चीज़ हो जाती है, तो हम उससे प्रोटेक्टेड रहें, हमारा बिज़नेस सेफ़ रहें, और हमारा बिज़नेस पूरे पैरों पे अपने खड़ा रहे। कुछ ऐसी लायबिलिटी ना आ जाए जो कि हम पूरा ही ना कर पाएँ, या पूरा करने के लिए हमें अपने एसेट्स बेचने पड़ें। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसके लिए इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, जहाँ हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं,
तो एक इंश्योरेंस में भी 2 पार्टियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और तो हमें ये भी समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, ये सब क्या होते हैं। सो थोड़ा-सा हम लोग यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट लाएँगे और आपको कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी बताएँगे। तो ये एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है 2 पार्टी, मिनिमम 2 लोग चाहिए। तो उसमें हम लोग एक एग्रीमेंट लाए हैं, एक कॉमन चीज़ में हमने तय किया है कि हाँ, इस स्थिति में हम ये करेंगे, आपको ये करना है। सो हर दोनों पार्टीज़ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तय करती हैं, और अगर एक कोई स्पेशल इवेंट होता है, तो अगर वो होता है तो हम उस केस में दूसरे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, ये सारी चीज़ें उसमें तय की जाती हैं। तो ये 2 पार्टीज़ के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो वो ये अब आप कॉन्ट्रैक्ट किसी से भी हो सकता है। आपने जहाँ पे लैंड लिया है, सपोजिंग आपने रेंट पे लिया हुआ है, तो आप एक वहाँ पे रेंटल, आपने एक रेंट दे रहे हैं, तो आपने रेंट एग्रीमेंट किया हुआ है, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप मशीनरी लीज़ बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, तो आपने उस लीज़िंग कंपनी से एग्रीमेंट करके, कॉन्ट्रैक्ट करके, एक बाकायदा लीज़िंग फ़ीस दे के आपने स्पेसिफाइड पीरियड के लिए वो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ दिस रिक्वायर्स some form of agreement being agreed to and signed by both the parties. तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट को इंश्योर करिए कि वो रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि रिटन कॉन्ट्रैक्ट एक डेफिनेट एविडेंस होता है, और एक लॉ के तहत ये मैंडेटेड भी है, ये रिक्वायरमेंट भी है। तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट जहाँ रहेगा वही वैलिड होता है, और वही लीगली एनफोर्सेबल भी होता है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो ऐसे अनुबंधों को आपको इंश्योर करना है कि मुँह ज़ुबानी जितनी बातें हो रही हैं, वायदे हो रहे हैं, उसको आप बाद में सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ना सब्सटैंशिएट कर पाएंगे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट्स रिटन हो और रजिस्टर्ड हो, तो उनकी जो जो लीगल जो उनकी जो लाइफ होती है वो क्रिएट हो जाती है। सो दोस्तों, ये बात थी पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स की, अग्रीमेंट्स की, जो कि हर एंटरप्रेन्योर को, हर प्रोफेशनल को ये जानना ज़रूरी है, और कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जिसको हमें इन्हें डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला एस्पेक्ट देखते हैं कि और कौन सी रिक्वायरमेंट हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर को ध्यान में रखनी चाहिए। और सो जहाँ हम अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, और जहाँ पे एक एग्रीमेंट हो रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो किसी किस्म का भी हो सकता है। तो सबसे पहली जो एसेंशियल बात आती है कि जितने भी जो इन्वॉल्व पार्टीज़ हैं, उसमें मिनिमम 2 तो चाहिए ही चाहिए। अगर 2 से भी ज़्यादा हैं, तो हर जने के डिटेल्स होने वहाँ पे ज़रूरी हैं, और वो हमेशा 2 एस्पेक्ट होंगे, 2 साइड्स होंगे, बायर और सेलर, या लाइसेंसी और एक लाइसेंसर। सो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, हमें पूरे डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइड करने ज़रूरी हैं। इस एस्पेक्ट को हमेशा ध्यान में रखना है कि वो उनके नाम, उनके पते, आधार कार्ड, पैन रिक्वायरमेंट, जैसी भी रिक्वायरमेंट है, ऑल दोज डिटेल्स आर मेंशन्ड, और साथ साथ उनका जो रोल है, वो किस रोल में है, उनकी क्या उनकी क्या उसी हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स बनते हैं। तो उनका रोल भी वहाँ पे डिफ़ाइन होना बहुत ज़रूरी है, सारे इन्वॉल्व्ड लोगों का, जो कि उस एग्रीमेंट, उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन रहे हैं। साथ साथ जो ट्रांजैक्शन अब होने वाला है, बेस्ड अपॉन दैट एग्रीमेंट, वो जिस भी किस्म का ट्रांजैक्शन हो, उसमें उसके भी, उस ट्रांजैक्शन के भी डिटेल्स दोस्तों आने ज़रूरी हैं। कहाँ पे होएगा, किस जगह को वो अप्लाई करता है, किस डेट को होगा। अगर आपने टिकट लिया हुआ है लखनऊ से दिल्ली तक का, तो हमेशा आपके टिकट पे, वो भी टिकट भी एक तरीके का एक कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है आपके और रेलवेज़ के बीच में, राइट। तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आप इस डेट को, इस समय, इस फलाना ट्रेन में आप ट्रैवल कर सकते हैं, इस क्लास में।
जिसकी आपने रिजर्वेशन कराई हुई है और आपको रिजर्वेशन मिल गई है, तभी आप उसमें एंटर कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस वहाँ पे दी हुई हैं। साथ साथ आपके भी पूरे डिटेल्स वहाँ पे लिखे हुए हैं। आप पैसेंजर के रोल में हैं, आपका उम्र क्या है, आपका सेक्स क्या है, ऑल दोज डिटेल्स आर देयर। साथ साथ और भी चीज़ें, अगर आप डेस्टिनेशन पे नहीं उतर रहे हैं, बीच में उतर रहे हैं, तो वो भी वहाँ स्पेसिफाइड है कि आपका टिकट लखनऊ से दिल्ली का नहीं है बल्कि लखनऊ से रायबरेली तक का है। सो लाइकवाइज सारे डिटेल्स जितने आते हैं तो उस अग्रीमेंट को, उस कॉन्ट्रैक्ट को और पुख्ता और क्लियर बनाता है। तो ये एस्पेक्ट्स हमें सारे ध्यान में रखने ज़रूरी हैं। और रिटन अग्रीमेंट होना है ताकि उसकी सेफ्टी बनी रहे। राइट दोस्तों, उसके बाद एग्जैक्ट वैल्यू। जो हर ट्रांजैक्शन दोस्तों जो होता है वो उसको एक फिनेंशियल टर्म्स में, एक मॉनेटरी टर्म्स में हमेशा डिफ़ाइन किया जाता है। और जहां हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, रिटन कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, कि एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमें वहां पे उस ट्रांजैक्शन की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमें वहाँ पे क्लियरली मेंशन करनी ज़रूरी है। अगर उसमें कुछ एडिशंस होने हैं, सप्लीमेंट्स होने हैं, कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा होने हैं, ऑल ऑफ दोज आर क्लियरली मेंशन्ड। अभी मैंने रिसेंटली आपको टिकट का एग्जांपल दिया, तो जाहिर सी बात है जितने भी चार्जेस हैं वो पूरे उसमें डिटेल में लिखे रहेंगे। वो टिकट में जो नेट अमाउंट आएगा वही डिफ़ाइन करेगा उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू का। वहाँ पे वो भी डिफ़ाइंड होगा कि मान लीजिए अगर आपको एक ऐसी सिचुएशन में अगर आपको रिफ़ंड करना पड़ता है, एसी नहीं काम करता है या ट्रेन कैंसिल हो जाती है, तो उस स्थिति में क्या-क्या होएगा, कितना आपको रिफ़ंड मिलेगा, वो सारी चीज़ें उसमें डिटेल्ड हैं। अगर आप अपने टिकट को कैंसिल करते हैं, 24 घंटे पहले करते हैं, सो अगेन वो जो बातें हैं उसमें क्लैरिटी दी हुई है। क्योंकि ये अग्रीमेंट है, 2 जनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कुछ डिफ़ाइंड रोल हैं, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसी का राइट है। सो उनको एंश्योर करना है कि वो सारे पूरे हों और वो बहुत ही स्मूथली उस कॉन्ट्रैक्ट, उस एग्रीमेंट को निभाया जाए। अल्टीमेटली तो यही उद्देश्य है। नन ऑफ द पार्टीज़ वांट्स अ डिस्प्यूट। कोई अग्रीमेंट या किसी कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो उसका ये उद्देश्य नहीं होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को हमें पूरा नहीं करना है, राइट? किसी वजह से ना हो वो अलग बात है, बट अदरवाइज़ ये उम्मीद की जाती है जब 2 पार्टीज़ आई हैं साथ, उन्होंने कुछ बातों पे अग्रीमेंट किया है, उन्होंने फ़ीस या पेमेंट्स देने को प्रॉमिस किया है और उसको फुलफ़िल भी किया है, और उसके बाद जब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसको फुलफ़िलमेंट की बात आती है, तो तब अगर कोई कमी हो जाती है तो वो भी डिफ़ाइन की जाती है। बट अदरवाइज़ सबका आइडिया वही है। आपने ट्रेन बुक किया है यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाने की ख्वाहिश रखते हैं, तो और दूसरा जना आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सक्षम है। उसके पास गाड़ी है या ट्रेन है या हवाई जहाज़ है, और वो उसने प्रॉमिस किया है कि आप इतनी हमें टिकट का पैसा दीजिए, इतने समय आ जाइए, सिक्योरिटी चेक कराइए, इससे ज़्यादा भारी सामान मत लाइए, सिगरेट मत पीजिए, अंदर आपको खाने के लिए मिलेगा या आप अपना सामान ला सकते हैं। सो व्हाटएवर बी द अग्रीमेंट, आपको उसको पूरा करते हुए दोनों पार्टीज़ कोशिश यही करती हैं कि उसे पूरा किया जाए। तो वही वैल्यू डिसाइड कर रही है कि इस ट्रांज़ैक्शन की कितनी वैल्यू है। और फाइनली दोस्तों आता है कि जो इन्वॉल्व्ड लोग हैं उनके सिग्नेचर, सिग्नेचर यहाँ मतलब उनका अप्रूवल ले लिया गया है। किसी भी ज़ोर ज़बरदस्ती या उनके बगैर नॉलेज के ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। उनकी जानकारी के बगैर कोई एग्रीमेंट ना बन गया हो, ज़िम्मेदारियाँ बन गई हों जो कि किसी और की नहीं हैं, उनकी बनती ही नहीं थी, लेकिन उनको जल्दी से उनको बता दिया गया है या उनको उस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर दिया है, जबकि उनकी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं थी या डिज़ायर नहीं था। तो हर जने के जितने इन्वॉल्व लोग हैं, वो जहाँ अपने सिग्नेचर डालते हैं वहाँ पे, तो वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाँ, अ, मैं इसको, पूरे एग्रीमेंट को ठीक से सोच समझ के मैंने पढ़ लिया है
और मैंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझ ली हैं, मैंने अपना राइट मुझे मालूम है और मैं इंश्योर करूँगा कि ये हमारी राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हों। तो वो एक प्रॉमिस होता है, वो एक एश्योरेंस होता है सबका कि मैं अपने अपने रोल को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा करूँगा और इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ूँगा। जो उसका जो मूल जो उसका प्रिंसिपल है उसको बरकरार रखते हुए अपनी बात पे खरा उतरूँगा। ये दोस्तों ये सारी चीज़ें याद में रखनी है, जितनी आप इनको फॉलो करेंगे, आप इंश्योर कर रहे हैं कि लीगली आप राइट साइड में रहें। आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि आपको लॉस हो सकता है, या अगर लॉस होता है तो वो आप कवर्ड रहें, आपकी मुसीबत ऐसी बड़ी ना हो कि आपके बिज़नेस को हिलाए या आपके बिज़नेस को तकलीफ़ दे। तो यही हमें इंश्योर करना है दोस्तों, और कॉन्ट्रैक्ट को भी समझना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग ने ये एस्पेक्ट इस प्रेजेंटेशन में जोड़ा, और ये पूरा जो प्रेजेंटेशन आज का रहा है दोस्तों, वो आपके इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल एसेट्स को लेके है। आपको इंश्योर करना है कि ये सारी क्रिएशंस आपकी हैं, और लॉ के तहत जितने आपको राइट्स, प्रिविलेजेस, कवरेज आपको मिले हुए हैं, उसको उसके बारे में अवेयर रहना और साथ साथ उनको यूज़ करना टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस, टू प्रोटेक्ट योर एसेट्स, ताकि कोई भी दूसरा जना उसका गलत फ़ायदा ना उठाए, मिसयूज़ ना करे और आपको नुकसान ना पहुंचाए। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का प्रेजेंटेशन आपने ध्यान से सुना है और ये आपके डेफिनेटली काम में आएगा। अभी बने रहिए, मैं थोड़ा ब्रेक लूँगा, थोड़े इंटरवल के बाद मैं फिर हाज़िर होऊंगा आपके सवालों के लिए। तब तक एक अंतराल और एक नया बिज़नेस आइडिया, मैं जल्द आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद। भारत दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देशों में से एक है। ऐसे में डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस बहुत लाभकारी है। दूध और उससे बनी चीजों की मांग पूरे देश में रहती है। इस बिजनेस को शुरू करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको लागत से कई गुना मुनाफा होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए डेयरी प्रोडक्ट्स के कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज लेकर आए हैं जिनसे आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले बिजनेस आइडिया से, और हमारा पहला बिजनेस आइडिया है घी प्रोसेसिंग। भारत दूध और डेयरी उत्पादकों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। वहीं दूध से बना घी वर्तमान में भारतीय बाजार में रेवेन्यू के मामले में सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर को कंट्रोल करता है। घी की थोड़ी सी मात्रा खाने का स्वाद बढ़ा देती है, और ये एक डेयरी उत्पाद है और इस तरह ये ग्लूटेन फ्री भी है। घी जो भारतीय खाना पकाने में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। घी दूध के ठोस पदार्थों और मक्खन से पानी निकालने के बाद बची हुई शुद्ध मक्खन वसा है। भारतीय घरों में घी को ऊर्जा और पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, जो लगभग हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में आप खुद ही सोचिए कि अगर आप घी प्रोसेसिंग बिजनेस शुरू करते हैं तो इस बिजनेस से आपको कितना मुनाफा होगा। अगर आप इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करते हैं तो आपको 2000 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया और सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ इस बिजनेस को रन करने के लिए आपको 30 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लेकिन अगर आप लार्ज स्केल पर इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको 5000 से 6000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ लगभग 40 से 50 वर्कर्स की जरूरत होगी, जिसमें 10 से 15 स्किल्ड और 10 से 15 अनस्किल्ड वर्कर्स शामिल है। वहीं मशीन्स को अच्छे से रन करने के लिए आपको 50 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो लार्ज स्केल पर ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ इस बिजनेस के लिए आपको वर्किंग कैपिटल के साथ 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिसमें 1 करोड़ रुपए आपको मशीन्स में इन्वेस्ट करने होंगे। रही बात प्रॉफिट की, तो आप इस बिजनेस से 15 से 20% तक का अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ये तो हुई घी की बात। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रॉफिटेबल बिजनेस की, जो है पनीर प्रोसेसिंग।
बिजनेस एक सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव बिजनेस है। ये एक मिल्क प्रोसेसिंग एक्टिविटी है। पनीर का उत्पादन अब दुनिया भर में फैल रहा है। भारतीय बाजार में पनीर को दो तरह से बेचा जाता है, एक ताजा और दूसरा पैक के रूप में। कोई भी व्यक्ति थोड़े से निवेश से पनीर निर्माण का व्यवसाय शुरू कर सकता है। खाद्य उद्योग में निरंतर वृद्धि के कारण पनीर प्रसंस्करण व्यवसाय भारत में एक बहुत ही समृद्ध और उत्पादक व्यवसाय है। खाने के लिए दूध और दूध से बने उत्पादों की मांग हमेशा बनी रहती है, जिससे किसी भी अन्य डेयरी उत्पाद की तुलना में पनीर की ज्यादा मांग है। अगर आप भी इस फास्ट ग्रोइंग बिजनेस को ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ शुरू करना चाहते हैं, तो आपको लगभग 5,000 से 6,000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ 5 डेली लेबर, 2 प्लांट ऑपरेटर, 1 मैकेनिक और 7 से 8 अनस्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होगी। वहीं मशीन्स के साथ पूरे प्लांट को रन करने के लिए आपको 35 से 40 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी। रही बात इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की, तो वर्किंग कैपिटल इंक्लूड करके आपको टोटल 55 से 60 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिसमें आपको 35 से 40 लाख की ऑटोमेटिक मशीन्स में इन्वेस्ट करने होंगे। ये तो हुई पनीर की बात। अब हम बात करेंगे एक ऐसी स्वीट डिश की जिसे लोग खूब चाव से खाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेड़ा मेकिंग की। भारत एक ऐसा देश है जहां स्वीट डिशेस की तरह तरह की वैरायटीज उपलब्ध हैं। अन्य मिठाइयों में से पेड़े की उत्पत्ति मथुरा से हुई और अब इसकी मांग देश के हर हिस्से में होती है। मीठा भारत में भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे कोई पवित्र अनुष्ठान हो, समारोह हो, मेहमानों की मेजबानी हो या परिवार में कोई शुभ कार्यक्रम हो, मिठाई आवश्यक होती है। हमारा खाना बिना मीठे के अधूरा होता है और पेड़ा सभी को खास तौर से काफी ज्यादा पसंद होता है। इसका उपयोग पवित्र स्थानों पर प्रसाद के रूप में भी किया जाता है और ये सबसे पुराने प्रकार की मिठाइयों में से एक है। अगर आप भी इस शानदार बिजनेस को शुरू करने में रुचि रखते हैं और अगर आप इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करते हैं, तो आपको सिर्फ 10 से 12 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जहां 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया, 10 से 12 मैन पावर और 5 से 8 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की आपको आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर आप लार्ज स्केल पर इस बिजनेस को शुरू करते हैं, तो उसके लिए आपको 30,000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ 25 से 30 वर्कर्स और मशीन्स के साथ पूरे प्लांट को रन करने के लिए 25 से 30 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की रिक्वायरमेंट होगी। रही बात मुनाफे की, तो आप इस बिजनेस से 20 से 25% का मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए तो फिर अब बात करते हैं हमारे आखिरी बिजनेस आइडिया की, जो है पॉली मिल्क प्रोसेसिंग। आधुनिक समय और तकनीक के साथ दूध आपके दरवाजे पर उपलब्ध है। पॉली मिल्क अब हर जनरल स्टोर पर मिल जाता है, क्योंकि गौशाला ढूंढना और वहां से दूध लाना एक मुश्किल काम है। पॉली दूध की मांग बढ़ रही है क्योंकि यह ग्राहकों के लिए खरीदना आसान और सुविधाजनक है। ग्राहक इसके लिए फैट इंटेंटेड का प्रकार चुन सकते हैं। आप पॉली मिल्क प्रोसेसिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इसके साथ साथ इससे जुड़े उत्पाद जैसे घी, पनीर, मक्खन आदि भी बनाकर बाजार में बेच सकते हैं। अगर आप इस फायदेमंद बिजनेस को शुरू करते हैं, तो आपको लगभग 2500 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ेगी, जिसमें 2000 स्क्वायर फीट टोटल कवर्ड एरिया होना चाहिए। इसी के साथ आपको 7 से 8 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, ऑपरेटर, एडमिन आदि शामिल है। वहीं इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो पूरे प्लांट को मशीन्स के साथ रन करने के लिए आपको लगभग 15 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की रिक्वायरमेंट होगी। अब अगर बात करें इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की, तो इस प्रॉफिटेबल बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको टोटल प्लांट एंड मशीनरी में 1.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लेकिन अगर आप सेमी ऑटोमेटिक प्लांट के साथ इस बिजनेस को शुरू करते हैं, तो आपको प्लांट एंड मशीनरी में 15 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। रही बात प्रॉफिट की, तो आप इस बिजनेस से 20 से 25% तक का अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं।
तो ये था आज का बिजनेस आइडिया। उम्मीद है कि आपके लिए ये सेशन फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आज के टॉपिक को लेकर कोई भी जरूरी सवाल है तो जूम सेशन पर जरूर जुड़िएगा, जहां अपने सवाल आप सीधा एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं।